नमस्कार, स्वागत आपका हमारे समाचार बुलेटिन में। मैं ओम प्रकाश दास और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सांकेतिक भाषा की एंकर बीना सिंह। और डालते हैं सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। वडोदरा में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, पीएम ने जताया दुख। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा। उत्तरकाशी में द्रौपदी के डांडा 2 पर्वत श्रृंखला पर हिमस्खलन में फंसे 28 ट्रेनी पर्वतारोहियों में से 4 की मौत। रक्षा मंत्री ने फोन पर मुख्यमंत्री से घटना की ली जानकारी। मदद के लिए वायुसेना भेजने के दिए निर्देश। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग ने लिखी चिट्ठी। कहा, घोषणा पत्र में चुनावी वादों के खर्च का देना होगा ब्यौरा। 19 अक्टूबर तक चुनाव संहिता में प्रस्तावित संशोधनों पर मांगी राय। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में किया करोड़ों रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। राजौरी की जनसभा में कहा, धारा 370 के खत्म होने के बाद विकास की गति में आई तेजी। पात्राचाल घोटाला मामले में 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई गई शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत। जमानत याचिका पर सुनवाई भी 10 अक्टूबर तक स्थगित। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और आखिरी T20 मैच इंदौर में आज। 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। 2-0 की बढ़त ले चुकी टीम इंडिया। और देश भर में महानवमी की धूम। कोलकाता के एक दुर्गा पंडाल में लौटा पुराने दूरदर्शन का युग। 80 और 90 के दशक के टेलीविजन सेट के साथ रेडियो और एंटीना देखकर अतीत की यादों में खो रहे हैं लोग। और खबरें विस्तार से देखते हैं। गुजरात में वडोदरा के पास मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर ऑटो रिक्शा और ट्रेलर के बीच हुई जोरदार टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा तब हुआ जब सूरत से अहमदाबाद जा रहे एक ट्रेलर के चालक ने कार चालक को बचाने के प्रयास में स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया। पीएम मोदी ने इस भीषण हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। उत्तरकाशी में डोकरानी बामक ग्लेशियर में आज हिमस्खलन हो गया। द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी में हिमस्खलन हुआ है। इसकी चपेट में आने से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 28 ट्रेनी पर्वतारोही वहां फंस गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। बाकी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि ट्रेनिंग में प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी सहित कुल 175 लोग थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने इस मामले की जानकारी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। रक्षा मंत्री ने प्रभावित इलाकों में वायुसेना भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षणार्थियों को सकुशल निकालने के लिए सभी राहत एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि सभी दल चुनावी वादों के अनुसार
मतदाताओं के लिए खर्च किए गए वित्तीय बोझ का आकलन करें और सही सूचना उपलब्ध कराएं। आयोग ने कहा है कि आदर्श चुनाव संहिता में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार चुनाव घोषणा पत्रों में चुनावी वादों का औचित्य दिखाना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव घोषणा पत्रों में स्पष्ट रूप से ये संकेत मिलना चाहिए कि वादों की पारदर्शिता, समानता और विश्वसनीयता के हित में ये पता लगना चाहिए कि किस तरह और किस माध्यम से वित्तीय आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। सभी राजनीतिक दलों को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने 19 अक्टूबर तक चुनाव संहिता में प्रस्तावित संशोधनों पर उनसे राय मांगी है। चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों से जुड़ी वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण देने के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के लिए एक प्रारूप प्रस्तावित किया है। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि किए गए वादों के वित्तीय प्रभाव पर पूरी सूचना मिल जाने से मतदाता विकल्प चुन सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू को विकास की कई नई सौगातें दी। करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है और उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को 3 परिवारों से निकालकर 30,000 पंचायती सदस्यों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के 70 साल में जम्मू और कश्मीर में केवल 15,000 करोड़ रुपए का ही निवेश आया था, लेकिन 2019 से अब तक लगभग 56,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश अब बहुत अधिक सुरक्षित बन गया है, क्योंकि आतंक से जुड़ी घटनाएं अब सबसे कम हो गई हैं। आज अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन राजौरी में विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A के हटने से यहां पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिला है। इसके अलावा गृह मंत्री ने कहा कि 70 साल जम्मू कश्मीर पर 3 परिवारों ने राज किया और लोकतंत्र का मतलब इन्होंने सिर्फ अपना परिवार बना दिया था। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी शिलान्यास किया और माता वैष्णो देवी के दर्शन पूजन भी किए। जम्मू कश्मीर कारागार विभाग के पुलिस महानिदेशक हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी नौकर यासिर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को जम्मू के कनाचक इलाके से एक खेत से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस यासिर अहमद से पूछताछ कर रही है। कल देर रात जम्मू के बाहरी इलाके में डीजी जेल उनकी हत्या कर दी गई थी। घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी को भागते हुए भी देखा गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी यासिर 6 महीने से HK लोहिया के घर पर काम कर रहा था। शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि उसका व्यवहार बेहद आक्रामक था, साथ ही वो डिप्रेशन में था। पुलिस का कहना है कि वो अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के समर्थक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार आरोपितों की पहचान मोहम्मद शोएब, हबीब अख्तर जमाली, अब्दुल रब और वारिस के रूप में हुई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में PFI पर बैन लगाया है। बैन होने के बाद PFI को लेकर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल
लोगों की सूचना के बाद दक्षिण पूर्वी जिले के शाहीन बाग थाने में बीते 29 सितंबर को पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया था। इसी मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज दिल्ली सरकार के बिजली घोटाले पर प्रेस वार्ता करके जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि अपने को सबसे ईमानदार पार्टी और नेता का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की छवि पर आज बिजली गिरी है। उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों का जो वितरण कंपनियों पर बकाया था, उनकी देनदारी को माफ कर दिया गया, जिससे दिल्ली की जनता को इसका नुकसान उठाना पड़ा। आपके बिजली घोटाले पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि यह सब 6% कमीशन का खेल है। फिर चाहे दिल्ली सरकार को वो कमीशन शराब के कारोबार से मिले या फिर बिजली वितरण से। उन्होंने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सच्चाई आज जनता के सामने आ गई है। इस महीने की 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। इसके लिए 3 दावेदार मैदान में हैं। उनमें से एक उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि उनकी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनाव की घोषणा की है और चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होगा और सभी लोग मिलकर एक होकर पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। खड़गे ने कहा कि इस चुनाव में गांधी परिवार शामिल नहीं है, किसी को भी उनका समर्थन नहीं है। 19 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चाल भूमि घोटाले मामले में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई भी 10 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई है। इससे पहले धन शोधन निवारण अधिनियम की एक विशेष अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। शिवसेना सांसद संजय राउत 1 अगस्त से प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर हाल के घटनाक्रम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मजबूत सैन्य क्षमता की आवश्यकता रेखांकित करती है। इस महीने की 8 तारीख को मनाए जाने वाले वायुसेना दिवस के बारे में आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भविष्य में युद्धों के अधिक प्रौद्योगिकी संचालित होने के कारण भारतीय वायुसेना नवाचारी प्रयोगों से और सशक्त होने का प्रयास कर रही है। उन्होंने देशवासियों को आश्वासन दिया है कि वायुसेना भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि चीन की वायुसेना की गतिविधियों पर पूरी नजर रखी जा रही है और वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वायु क्षेत्र के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तुरंत चीनी पक्ष से संपर्क किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि राफेल हल्के लड़ाकू विमान और S-400 सहित हाल में शामिल प्रणालियों के संचालन में तेजी लाई जा रही है। हल्के लड़ाकू विमान MK-1A, स्वदेश में निर्मित हथियार और विभिन्न प्रकार के रडार भी वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कल शामिल किया गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ाएगा। इस वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस चंडीगढ़ में मनाया जाएगा, जिसमें एकल इंजन MiG-21 विमान, लड़ाकू और परिवहन विमान सहित 74 विमान वायुसेना की क्षमता प्रदर्शित करेंगे। पहली बार वायुसेना दिवस गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से बाहर मनाया जा रहा है।
इस वर्ष के भौतिकी क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। ये पुरस्कार एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटन जेलिंगर को संयुक्त रूप से दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए दिया गया है। उत्तर कोरिया ने पिछले 5 वर्ष में पहली बार आज जापान पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया। इसके कारण जापान को स्थल खाली करने का नोटिस जारी करना पड़ा और प्रक्षेपण के दौरान रेलगाड़ियों का परिचालन रोकना पड़ा। आज का प्रक्षेपण पिछले 10 दिन के दौरान उत्तर कोरिया का 5वां परीक्षण था। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि उत्तर कोरिया से प्रक्षेपित मिसाइल जापान के ऊपर से होता हुआ प्रशांत महासागर में गिरा। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि उत्तर कोरिया की ये कार्रवाई निंदनीय है। जापान में वर्ष 2017 के बाद से पहली बार जे अलर्ट जारी कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासियों को किसी अन्य स्थान पर जाने के निर्देश दिए गए। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रिन वॉटसन ने कहा कि अमेरिका इस घातक कार्रवाई की निंदा करता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने दक्षिण कोरिया और जापान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ इस पर विचार विमर्श किया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने कहा कि उत्तर कोरिया की इस उकसाने वाली कार्रवाई का कड़ाई से जवाब दिया जाएगा। दक्षिण कोरिया और जापान ने इस मुद्दे पर विचार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। दोनों देशों के अनुमान के अनुसार मिसाइल ने लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 4500 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय की। राष्ट्रीय खेलों में आज तीरंदाजी में भारतीय शैली के टीम इवेंट में राजस्थान की टीम ने नागालैंड को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। भारोत्तोलन में पुरुषों के 109 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में सर्विसेज के विपिन कुमार ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। विपिन ने कुल 356 किलो का भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के हितेश कुमार ने 337 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। वहीं कांस्य पदक राजस्थान के शिवपत सिंह ने 131 किलोग्राम भार के साथ अपने नाम किया। खो खो में महिला और पुरुष वर्ग खिताब महाराष्ट्र ने अपने नाम कर लिया है। पुरुष टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में केरल को 28-26 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं कांस्य पदक पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक ने जीता। महिलाओं के खो खो में महाराष्ट्र ने स्वर्ण जीतने में कामयाबी पाई। महाराष्ट्र की महिलाओं ने फाइनल में ओडिशा को 18-14 से शिकस्त दी और दिल्ली और कर्नाटक की टीम ने कांस्य पदक जीते। एथलेटिक्स में महिलाओं के 100 मीटर हर्डल में आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण जीता। ज्योति का मौजूदा राष्ट्रीय खेलों में ये दूसरा स्वर्ण है। इससे पहले उन्होंने 100 मीटर रेस में भी स्वर्ण पदक जीता था। तेलंगाना की अगसारा ने रजत और झारखंड की सपना ने कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में ही महिलाओं की 35 किलोमीटर वॉक में उत्तराखंड की पायल ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। पायल ने 11.23 मिनट का समय निकालकर पहला स्थान प्राप्त किया। पंजाब की मंजू रानी ने रजत और पश्चिम बंगाल की पूजा ने कांस्य पदक जीता।
पुरुषों की 800 मीटर रेस में सर्विसेज का दबदबा देखने को मिला। सर्विसेज ने स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक अपने नाम किए। मोहम्मद अफसल ने स्वर्ण जीता, वहीं कृष्ण कुमार ने रजत और अंकेश चौधरी ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 800 मीटर रेस में दिल्ली को स्वर्ण, कांस्य पदक हासिल हुआ। दिल्ली की चंदा ने सभी को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। पंजाब की ट्विंकल ने रजत और दिल्ली की ही राधा चौधरी ने कांस्य पदक जीता। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज के पोल वॉल्टर सुब्रमण्यम शिवा ने इतिहास रच दिया। शिवा ने पोल वॉल्ट में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सोमवार को खेले गए स्पर्धा में उन्होंने 5.30 मीटर की छलांग लगाकर ये उपलब्धि हासिल की। शिवा ने अपने पहले प्रयास में 5.11 मीटर की छलांग लगाकर साल 1987 के राष्ट्रीय खेलों में बने विजय पाल सिंह ने 5.10 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने 5.22 और 5.31 मीटर की छलांग के साथ नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया। हालांकि उन्होंने बाद में 5.36 मीटर के 2, 5.40 मीटर का अंतिम प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। पहले 2 मुकाबले जीत चुकी भारतीय टीम इस सीरीज में अजय बढ़त हासिल कर चुकी है। सीरीज के पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था। वहीं दूसरे मुकाबले को भारतीय टीम ने 16 रन से अपने नाम किया था। ऐसे में आज के मैच में भारतीय टीम इस सीरीज को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की कोशिश इस मुकाबले में स्वर्ण जीत दर्ज कर अपना सम्मान बचाने की होगी। मां आदिशक्ति की उपासना के पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की आज महानवमी तिथि है और महानवमी पर कंजक पूजन के साथ ही नवरात्रि का समापन हो जाएगा। इस दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों को बेहद खास माना गया है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। नवरात्र की नवमी के मौके पर मंदिरों में दुर्गा पूजा की खास रौनक देखने को मिल रही है। कोलकाता के एक दुर्गा पंडाल में प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी को बेहद अनोखे अंदाज में सजाया गया है। द लिविंग इमेज थीम पर बने मां दुर्गा के इस पंडाल में अगर आप आएंगे तो आप उसी पुराने दौर में खो जाएंगे। संतोषपुर झील पल्ली दुर्गा पूजा मंडप ने बेहद सुंदर ढंग से एक एक चीज और उससे जुड़ी यादों को इस पंडाल में समेटा है। करीब 42 लाख रुपए की लागत से बने पंडाल और मां दुर्गा की प्रतिमा को बनाने में 60 से ज्यादा कारीगरों ने दिन रात मेहनत की है। इस पंडाल में दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़ी पुरानी खट्टी मीठी यादों का पिटारा हमारी आंखों के सामने खुलने लगता है। पुराने टेलीविजन सेट और उसके एंटीना इस पंडाल में लोगों की पसंद बन गए हैं। इसे देखकर हर कोई अपना बचपन याद करने लगता है। 5 दिवसीय उत्सव का समापन कल प्रतिमा विसर्जन के साथ होगा। उत्सव का माहौल है तो भला खिलाड़ी भी अपने घरों से दूर त्योहार का मजा क्यों न लें। अहमदाबाद में इस समय नेशनल गेम्स खेले जा रहे हैं। खेल के मैदान से अलग अपने स्टिक छोड़कर हॉकी खिलाड़ियों ने यहां डांडिया का भी आनंद लिया। राजकोट के गरबा नाइट में मशहूर एथलीट हिमा दास ने भी खूब लुत्फ उठाया। और तो और
टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन भी गरबा के जोश में डूबी नजर आईं। और इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।